हेलो बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, मैं रोहित गुप्ता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो के अंदर बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं आज मोशन इन अ प्लेन के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि बेसिकली है एक तरीके से हिडन कॉन्सेप्ट्स, मतलब जो इतनी आसानी से आपको बुक्स में मिलेंगे नहीं, कोई आपको बताएगा नहीं। तो आज उन सब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर से होगा बेटा पर्दाफाश। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे हिडन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, चैलेंजर्स के बारे में, कुछ इरोडोव के क्वेश्चन भी आज हम करेंगे, और पढ़ेंगे आज कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जेईई मेंस, नीट, एडवांस के क्वेश्चंस भी आज हम देखने वाले हैं बच्चों। तो बेटा आज की क्लास में अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आपकी फ्लाइट हो रही है स्टार्ट। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे आज के लेक्चर में रिलेटिव प्रोजेक्टाइल की। देखिए बेटा, जो कंपटीशन एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे वो एडवांस का हो, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन चाहता है मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर आपको दिया जाए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ना आए, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को मिलाकर आपको दिया जाए। कॉन्सेप्चुअली चीजें थोड़ी सी टफ हो, कॉन्सेप्चुअली चीजें थोड़ी सी चैलेंजिंग हो। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें कहीं पर नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, यहां तक कि जो आपका एम्स का पेपर, अब तो खैर नीट का ही होता है, वो भी हाईली कंसेप्चुअल बनाया जाता है। नीट के पेपर में भी कुछ क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल आते हैं। तो पूरा चैप्टर मैंने आपका खत्म कर दिया था, लेकिन कुछ उसमें से अब ऐसे टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए, कुछ ऐसी चीजें लेकर आया हूं आपके लिए जो थोड़ी सी क्या है, रहस्यमयी चीजें हैं बेटा, उनकी माया का पढ़ेंगे आज हम। तो बेटा देखते हैं रिलेटिव प्रोजेक्टाइल को। इसमें हम रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन, दो बहुत ही भन्नाट टॉपिक्स को मिलाने वाले हैं। ठीक है बेटा, इन दो टॉपिक्स को जोड़ने वाले हैं साथ में, मिलाने वाले हैं साथ में, और इनको मिलाकर एक नया कॉन्सेप्ट निकालने वाले हैं रिलेटिव प्रोजेक्टाइल का। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास एक पत्थर था, एक दूसरा पत्थर था, एक पत्थर को ऐसे फेंका, दूसरे पत्थर को वैसे फेंका, दोनों पत्थर पैराबोलिक पाथ में जा रहे हैं, दोनों पत्थर पैराबोलिक पाथ में जा रहे हैं। एक पत्थर से देखने पर दूसरे पत्थर को जब पहले वाला पत्थर दूसरे पत्थर को देखेगा तो वो उसको कैसे चलता हुआ नजर आएगा? व्हाट विल बी द पाथ ऑफ वन पार्टिकल, वन प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू द अनदर प्रोजेक्टाइल। एक पैराबोलिक पाथ पर जाते हुए प्रोजेक्टाइल जब दूसरे पैराबोलिक पाथ पर जाते हुए दूसरे प्रोजेक्टाइल को दिखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं बेटा। तो शुरू करते हैं बेटा रिलेटिव प्रोजेक्टाइल की माया को। आइए बेटा देखो, हम कह रहे हैं कि जब एक प्रोजेक्टाइल हवा में है, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल जो है वो हवा में है, बहुत ही ज्यादा बड़ा मार्कर हो गया, ठीक है, ये कुछ जा रहा है इस तरीके से। दूसरा प्रोजेक्टाइल आपने फेंक दिया यहां पर, वो जा रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इनकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बदलती जा रही है, इसकी वेलोसिटी भी कंटिन्यूअसली बदलती जा रही है, लेकिन अगर आप इसके एक्सेलरेशन की बात करें तो वो जी डाउनवर्ड होगी। अगर आप इसके एक्सेलरेशन की बात करें तो वो जी डाउनवर्ड होगी। अगर आप इसके एक्सेलरेशन की बात करें तो वो भी जी डाउनवर्ड होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर मैंने बेटा आपको समझाया था कि एक्सेलरेशन होती है जी डाउनवर्ड के बराबर, एक्सेलरेशन होती है बेटा जी डाउनवर्ड के बराबर। किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल क्यों ना हो, एक्सेलरेशन होती है जी डाउनवर्ड के बराबर। तो ये जो प्रोजेक्टाइल नंबर 1 है, ये जो प्रोजेक्टाइल नंबर 2 है, दोनों प्रोजेक्टाइल्स के अंदर क्या होगा बेटा? जो एक्सेलरेशन होगी वो डाउनवर्ड होगी, और कितनी होगी? जी के बराबर। दोनों की एक्सेलरेशन जी के बराबर, डाउनवर्ड के बराबर है, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों में से किसी के भी एक के फ्रेम में जाना चाहते हो, तो मैंने क्या बताया था बेटा आपको कि जब भी आप धरती मां को छोड़कर जाओगे,
जब भी आप धरती माँ को छोड़कर जाओगे तो क्या होगा बेटा, उल्टा कर कर ऐड करना पड़ेगा, उल्टा कर कर ऐड करना पड़ेगा। तो ये प्रोजेक्टाइल नंबर 1 है, ये प्रोजेक्टाइल नंबर 2 है। मान लिया आप प्रोजेक्टाइल नंबर 1 के फ्रेम में जाकर देखना चाहते हो तो उसको प्रोजेक्टाइल नंबर 2 की एक्सेलरेशन कितनी दिखेगी। मैं जानना चाहता हूं एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना होगा, ये मैं जानना चाह रहा हूं। तो मैंने कहा कि जब आप ग्राउंड का फ्रेम, ये किस फ्रेम में दी गई है एक्सेलरेशन, ये दी गई ग्राउंड फ्रेम में दी गई है। ये कौन सा फ्रेम है बेटा, ये है ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम है बेटा, ये ग्राउंड फ्रेम है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं 1 को क्या दिख रहा होगा, मैं जानना चाहता हूं 1 को क्या दिख रहा होगा। तो 1 अपनी एक्सेलरेशन को उल्टा कर कर 2 में ऐड करेगा, 1 अपनी एक्सेलरेशन को उल्टा कर कर 2 में ऐड करेगा। और जब ये अपनी एक्सेलरेशन को उल्टा कर, इसके नीचे की तरफ है ना, उल्टा करके मतलब ऊपर की तरफ इसमें ऐड करेगा, ऊपर की तरफ इसमें ऐड करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो जो पहले ग्राउंड फ्रेम था वो बन जाएगा कौन सा फ्रेम बेटा, वो बन जाएगा आपका 1 का फ्रेम। तो मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। ग्राउंड के फ्रेम में जी नीचे था, इसने उल्टा कर कर ऐड किया, तो उल्टा कर कर ऐड किया मतलब ऊपर की तरफ जी ऐड कर दिया। ये कौन सा फ्रेम आ गया, ये आ गया फ्रेम ऑफ 1 के फ्रेम में पहुंच गए। ये खुद में भी ऐड करेगा तो ये अपने आप को रेस्ट पे मानेगा, तो जो 1 होगा ना ये अपने आप को रेस्ट पे मान लेगा, इसको लगेगा मैं रेस्ट पर हूं। और 2 की एक्सेलरेशन उसे कितनी दिखाई देगी, 2 की एक्सेलरेशन उसे कितनी दिखाई देगी, तो जी ऊपर जी नीचे कट कर आएगी, एक्सेलरेशन बराबर 0। ये एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, इसका आंसर आ रहा 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एक्सेलरेशन ऑफ 1 प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज 0, रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0। मैं यहां पे आपके लिए लिखता हूं बेटा, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, मैं कह रहा हूं एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर इक्वल्स 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन बेटा होता है 0, रिलेटिव एक्सेलरेशन बेटा होता है 0। एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज 0। अच्छा, अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो क्या मैं कह सकता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। दैट मींस वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल with respect to another is constant। देखो एक्सेलरेशन क्या करता है बेटा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बदलता है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा वेलोसिटी बदलेगा नहीं, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी। तो यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा, वेलोसिटी कौन सी कांस्टेंट है, रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब एक पार्टिकल से देखने पर, एक प्रोजेक्टाइल से देखने पर दूसरे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। वेलोसिटी के पास बेटा 2 चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। इसका मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन पे जाता हुआ दिख रहा। इसका मतलब हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बोल सकते हैं दैट पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर projectile is a straight line. Path of a projectile with respect to another projectile is a straight line. Path of a projectile with respect to another projectile is a straight line.
ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है बेटा। पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होता है बेटा वो, विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड। अब इस बात को आपको अच्छे से याद करके रखना है, अच्छे से मान के रखना है, जान के तो रखना ही है, मान के भी रखना है बेटा, जान के तो रखना ही है, मान के भी रखना है कि पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल इज अ स्ट्रेट लाइन। मेडिकल में, नीट में डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू अनदर प्रोजेक्टाइल इज, 4 ऑप्शन दे दिए उसने, स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, पैराबोला होगा, या कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन आएगा विद कांस्टेंट स्पीड। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर बताता हूं, बट पहले इसको अच्छे से मान लो, ठीक है ना, जान तो गए हो, मान भी लो, ठीक है ना। कैसे मानना है इसको? मतलब कॉन्सेप्ट पे भरोसा करना है, एक बार कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है उस पे भरोसा करना है, फिजिक्स पे भरोसा करना है, हमेशा लगेगा। ठीक है, पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल विद टू अनदर प्रोजेक्टाइल इज अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। ऑफ कोर्स यहां पर एक छोटी सी अजम्पशन ये है, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करना है, एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करके चलना है, तब ये बात वैलिड रहेगी। आइए सबसे पहले इसे लगाते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, सबसे पहले इसे लगाते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो देखते हैं क्या कह रहा। ये कह रहा है एक पार्टिकल है जो ड्रॉप किया गया है एक टावर से जिसका हाइट है 20 मीटर। तो हमने कहा हमारे पास एक टावर है। सबसे पहला काम बेटा सुंदर डायग्राम, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, क्वेश्चन पढ़ते जाना, डायग्राम बनाते जाना, वैल्यूज लिखते जाना। टावर कितना बड़ा है बेटा? 20 मीटर का। तो 20 मीटर हाई हमारे पास ये टावर है। साइमल्टेनियसली यहां पर हमने एक पार्टिकल को क्या करा? ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया है, यहां से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है, इसकी रफ्तार लेनी होगी 0। ठीक है, साइमल्टेनियसली अनदर प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। उसी समय पर दूसरे पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका गया है, यहां पर एक रफ्तार हमें देनी पड़ेगी। लेटेस्ट से ये हमें दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक दिया गया है उसे। ठीक है, तो यहां से एक दूसरे पार्टिकल को ऊपर फेंका गया, किस रफ्तार से फेंका गया बेटा? 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसको 5 की जगह पर 10 ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में इट शुड हैव बीन मेंशन्ड कि किस रफ्तार से फेंका गया है। जब तक रफ्तार मेंशन नहीं की जाएगी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक दे देता है, तो हमने इसे करेक्ट कर लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो नीचे से ऊपर फेंका गया है, किस रफ्तार से? 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टाइम एंड द हाइट ऑफ द पार्टिकल जहां पर वो कोलिजन होगा, जहां पर वो कोलिजन होगा। ठीक है ना, ये 2 बातें आपको बतानी है कि कोलिजन कहां पर होने वाला है और किस समय होने वाला है, ये 2 बातें आपको यहां पर बता देनी है। तो देखो बेटा, जब हमने कहा कि ये जो पार्टिकल है ये 0 से गिरा है, इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है। ये ऊपर गया 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन एक्सेलरेशन इसकी नीचे की तरफ कितनी है? अभी भी g ही है। एक्सेलरेशन कितनी है बेटा? g ही है। एक्सेलरेशन इज g एंड स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड, एंड स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आई यहां तक बात आपको? ऊपर की तरफ स्पीड रफ्तार कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितनी? नीचे की तरफ g। और यहां पर इसकी रफ्तार कितनी? 0। एक्सेलरेशन कितनी? नीचे की तरफ g। अब अगर मैंने इसको a कह दिया और इसको b कह दिया, देखो एक तरीका क्या है हमारे पास, एक तरीका ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करने का। दोनों का डिस्प्लेसमेंट देख के, दोनों को निकाल के, जोड़ के 20 के बराबर करके हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ऐसा उसमें है नहीं। ठीक है, लेकिन यहां पर रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, अभी देखो स्ट्रेट लाइन में भले ये हैं लेकिन ये है तो हवा में ना। स्ट्रेट लाइन में भले ये है लेकिन दोनों के दोनों है तो हवा में ना। और अगर दोनों हवा में हैं तो ये प्रोजेक्टाइल ही है, अगर दोनों हवा में हैं तो ये प्रोजेक्टाइल ही है बेटा, ये एक तरीके का प्रोजेक्टाइल ही तो है। ठीक है, इसलिए किसी भी एक से देखने पर दूसरे वाला कांस्टेंट रफ्तार से चलता हुआ नजर आएगा।
किसी भी एक से देखने पर दूसरे वाला कांस्टेंट रफ्तार से चलता हुआ नजर आएगा, तो हम दोनों में से किसी भी एक के फ्रेम में चले जाएंगे। तो लेट अस गो इन द फ्रेम ऑफ बी, बी के फ्रेम में चलते हैं। ये ग्राउंड का फ्रेम सारा। अब इन फ्रेम ऑफ बी क्या होगा? बी कहेगा भैया मैं तो रेस्ट पर हूं, मैं तो रेस्ट पर हूं, चाहे पूरी दुनिया चले लेकिन मैं तो रेस्ट पर हूं भैया। बी कहेगा आई एम एट रेस्ट, मैं रेस्ट पर हूं, आई एम एट रेस्ट, मैं नहीं चल रहा। एक ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट पर मानकर चलता है। अच्छा जी, इसका रफ्तार 0 था, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g थी, लेकिन बी के फ्रेम में क्या होगा? बी अपनी वेलोसिटी को उल्टा कर इसमें जोड़ेगा। इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 10 थी, तो ये नीचे की तरफ 10 जोड़ देगा इसमें, और इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g थी, तो उल्टा करके मतलब ऊपर की तरफ g जोड़ेगा, तो g और g कट गया। जो बात हमने कही थी पहले कि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आनी है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हमें यहां पर 0 दिख रही। और हमने कहा था कि ये पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आता हुआ दिख रहा है, ये अपने आप को रेस्ट पे मान रहा है। तो कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है, समझ में आनी चाहिए क्वेश्चंस को लगाने के लिए, मैं एक बारी फिर से आपके लिए रिकैप करता हूं। पहली बात, ऑब्जर्वर ऑलवेज ट्रीट हिमसेल्फ टू बी एट रेस्ट। एक ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट पर मानेगा, ये पहली बात है जो आपको समझनी है। दूसरी बात, ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्वर के फ्रेम में जाने के लिए, ग्राउंड से ऑब्जर्वर के फ्रेम में जाने के लिए, जी से ओ में जाने के लिए, ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्वर के फ्रेम में जाने के लिए वी हैव टू सब्ट्रैक्ट velocity and acceleration, we have to subtract velocity and acceleration of observer from all objects. एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर को सारे ऑब्जेक्ट्स में से सब्ट्रैक्ट करना होता है, या उल्टा कर कर ऐड करना होता है। जिसकी नजर से देखना चाहते हो उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को, अगर आप बी की नजर से देखना चाहते हो तो बी की वेलोसिटी और बी की एक्सेलरेशन को उल्टा कर कर ऐड करोगे। समझ में आया बात आपको? उसके आगे की कहानी मैंने आपको अभी ताजा बताई है कि अगर प्रोजेक्टाइल है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आनी ही आनी है। आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो, वो आना ही आना है। तो इसको तो भूल जाओ। अब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई? रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई? 10 आई। ये 0 पे था, ये 10 से चल रहा था। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आई? 10 आई। तो अब बी को ए इस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ नजर आएगा। फॉर बी, ए विल गोइंग टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन towards B and complete 20 meter with a raftar of 10 meter per second, with a raftar of 10 meter per second। तो कितना समय लेगा बेटा? ये कितना समय लेगा टकराने के लिए B से? तो ये लेगा डिस्टेंस कितना बेटा? 20। ठीक है, पूरा का पूरा डिस्टेंस किसने चला? A ने चला। किसके लिए? B के लिए। B तो वही बैठा है, देख रहा है A आ रहा। पूरा का पूरा डिस्टेंस उसने चला। कितना? 20 चला, आके इससे टकरा गया। किस रफ्तार से 20 आ रहा है? 10 से आ रहा है। ये डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड हो गया। तो टाइम कितना है बेटा? 2 सेकंड का टाइम आ गया। टाइम कितना है बेटा? 2 सेकंड का टाइम आ गया कि 2 सेकंड में ये आकर टकराने वाला है। 2 सेकंड में ये नीचे आकर टकराने वाला है बेटा। ठीक है ना? 2 सेकंड में नीचे आकर टकरा जाएगा। समझ गए बात आप लोग? कि 2 सेकंड के बाद टक्कर होगी, 2 सेकंड के बाद टक्कर हो जाएगी। टाइम निकाल दिया। अगला क्वेश्चन क्या रहा? कितनी हाइट, जमीन से कितनी हाइट पर आके टकराएगा? जमीन से कितनी हाइट पर टकराएगा? तो देखो बेटा, 2 सेकंड में ये कितना नीचे आ जाएगा? 2 सेकंड में ये कितना नीचे आ जाएगा? अब ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं कि 2 सेकंड में कितना नीचे आ जाएगा। तो हमने कहा कि 2 सेकंड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए विल बी 0 प्लस हाफ g इंटू 2 स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कटा, 20 मीटर आ गया। 20 मीटर आ गया। तो 20 मीटर पूरा नीचे आ चुका होगा। दैट मीन्स ये पूरा खुद 20 मीटर था कि जब ये ऊपर से घूमकर नीचे आएगा, यहां कहीं पर वापस पहुंच रहा होगा, जमीन से टकराने ही वाला होगा, तभी इसके आके टकराएगा ये।
तभी इससे आगे टकराएगा, ये जस्ट उसी समय पर आगे टकरा रहा है। इसलिए मैंने 5 को बेसिकली 10 कर दिया था कि 5 में तो ये वापस जमीन में टकरा चुका होता और उसकी टक्कर ही नहीं होती और बीच में कहीं पर होता, ठीक है ना, इसलिए मैंने उसको 10 कर दिया था। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में डेटा गिवन होना नहीं चाहिए था, बट मिसिंग था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने डाल दिया। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड से क्या होगा बेटा कि जस्ट जैसे ही वो यहां पहुंचेगा उसी वक्त इसकी टक्कर होगी। जस्ट जब ये यहां पहुंचेगा उसी वक्त इसकी क्या होगी बेटा, टक्कर होगी। आई बात समझ में आपको? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इस तरीके से आपको रिलेटिव प्रोजेक्टाइल 1D के अंदर आ सकता है। अब 2D पे आपको लेके चलता हूं और इसको हम खतरनाक करने वाले हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम बनाकर हम देखते हैं। A stone is thrown horizontally with a speed of 10 मीटर पर सेकंड from the top of a high tower। एक हाई टावर है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, एक हाई टावर बना लेंगे, वेरी हाई टावर। इसकी हाइट नहीं दे रखी है, इसने कहा है कि 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली हमने एक पार्टिकल को फेंक दिया है। इसका मतलब पार्टिकल कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइमल्टेनियसली, जैसे ही हमने ये फेंका वैसे ही साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ विंडो 30 मीटर बिलो द रूफ, इस रूफ से 30 मीटर बिलो, 30 मीटर बिलो, ठीक है, 30 मीटर बिलो यहां पर एक विंडो है, एक खिड़की है। तो यहां से कोई खड़ा है इसके अंदर जिसने 20 मीटर पर सेकंड से थीटा एंगल पर एक और पार्टिकल को फेंका है। जब ये फेंका गया उसी वक्त इसको फेंका गया। ठीक है, इसकी रफ्तार दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड और कुछ एंगल दे रखा है हमको थीटा। फाइंड थीटा सो दैट दे कोलाइड इन द मिड एयर। ये हवा में कहीं पर कोलाइड कर जाएं, उसके लिए ये एंगल थीटा कितना होना चाहिए, हमको ये निकालना है। ठीक है ना? तो देखो बेटा, ग्राउंड फ्रेम में भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इंटरेस्टेड हूं रिलेटिव मोशन के अंदर। तो मैंने कहा कि ये ए, मैंने कहा कि ये बी। किसकी नजर से देखना चाहते हो? ए की नजर से देखना चाहते हो कि बी की नजर से देखना चाहते हो? ए की नजर से देखना चाहते हो कि बी की नजर से देखना चाहते हो? लेट अस से वी गो इन द फ्रेम ऑफ ए। हम ए के फ्रेम में जाते हैं और देखते हैं यहां क्या हो रहा। ठीक है, तो इन फ्रेम ऑफ ए के फ्रेम में क्या होने वाला? देखो बेटा, सबसे पहले काम करते हैं, बी के कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, बी के कंपाउंड बना लेते हैं। हमने कहा कि 20 का जो थीटा वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड थीटा के साथ वाला कंपाउंड होगा, वो होगा बेटा 20 cos थीटा। ठीक है, और जो दूसरे वाला कंपाउंड होगा ना बेटा, ये होगा 20 sin थीटा। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए के फ्रेम में ए अपने आप को क्या मानेगा बेटा? रेस्ट पर मानेगा। मैंने अभी बताया था आपको बेटा, सबसे पहला क्या चीज हमें समझनी है, ऑब्जर्वर ऑलवेज ट्रीट हिमसेल्फ टू बी एट रेस्ट। तो हु इज द ऑब्जर्वर हियर? ए इज द ऑब्जर्वर। तो ए ने क्या मान लिया? अपने आप को रेस्ट पे मान लिया। अब चाहे कुछ हो जाए, पूरी की पूरी दुनिया चलेगी, ए नहीं चलेगा। जैसे ही आप ए के फ्रेम में गए, पूरी की पूरी दुनिया चल सकती है, लेकिन ए नहीं चलेगा। तो ए ने अपने आप को मान लिया बेटा रेस्ट पर। ठीक है, अब बी को देखो, बी के साथ क्या होगा? बी की एक वेलोसिटी ऊपर थी, एक राइट में थी, एक ऊपर थी, एक राइट में थी, लेकिन किसके फ्रेम में थी बेटा? ये ग्राउंड का फ्रेम था। ये किसका फ्रेम था बेटा? ये ग्राउंड का फ्रेम था, ग्राउंड फ्रेम था। हम किसके फ्रेम में देखना चाह रहे? ए के फ्रेम में देखना चाह रहे। ग्राउंड के फ्रेम से ए के फ्रेम में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्राउंड से ऑब्जर्वर के फ्रेम में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ओ फ्रॉम द ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो ए की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को सबट्रैक्ट करना है। एक्सेलरेशन को करेंगे तो कट जाएगी, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आएगी। इसकी ए की एक्सेलरेशन भी नीचे है, बी की भी नीचे है, वो कट जाएगी, हट जाएगी, उसको भूल जाओ। ए की वेलोसिटी को उल्टा कर ऐड करते हैं। ए की वेलोसिटी क्योंकि राइट में थी 10, इसको उल्टा कर ऐड करेंगे, मतलब पीछे की तरफ ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं कलर चेंज करके ऐड करता हूं। देखो, मैंने ये ऐड किया 10 मीटर पर सेकंड, इसमें मैंने पीछे की तरफ ऐड किया, तो ये नेट वेलोसिटी आ गई। व्हाट इज दिस? द नेट वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू
ए, ये ए के रिस्पेक्ट में बी की नेट वेलोसिटी है, ए के रिस्पेक्ट में बी की नेट वेलोसिटी है कितनी, इधर 20 cos थीटा, इधर 20 sin थीटा, इधर 10। इसका रिजल्टेंट निकाल सकते। अब ए क्या कह रहा है, कोलिजन होने के लिए, कोलिजन होने के लिए ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि मुझे जो बी है वो स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ नजर आ रहा। मैंने पहले बताया आपको कि पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, देखो path of a projectile with respect to another projectile is a straight line. Path of a projectile with respect to another projectile is a straight line. एक बार फिर से, path of a projectile with respect to another projectile is a straight line. तो A के लिए B किस पाथ पे जाएगा, दिस इज अ प्रोजेक्टाइल, दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल, A के लिए B किस पाथ पे जाएगा, ये जाएगा बेटा स्ट्रेट लाइन पे, ये जाएगा बेटा स्ट्रेट लाइन पे। B इज गोइंग टू गो ऑन अ स्ट्रेट लाइन, B इज गोइंग टू गो ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ, B को जाना है स्ट्रेट लाइन पर और A से टकराना भी है, B को जाना है स्ट्रेट लाइन पर और A से टकराना भी है, तो वो स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, क्या वो स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी, अगर ऐसी हुई तो A से टकराएगा नहीं। क्या वो स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी, अगर ऐसी हुई तो A से टकराएगा नहीं। क्या वो स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी, यस वो स्ट्रेट लाइन ऐसी ही होगी, तभी तो A से टकराएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है बच्चा। देखो, path of B with respect to A has to be like this, path of B with respect to A has to be like this, this is the path of B with respect to A has to be like this. Why? Because it has to be a straight line and it has to collide with A, and A is at rest, A तो यही बैठा है, B को टकराना है, यही रास्ता है आने का, उसके बाद कोई रास्ता नहीं है। मतलब अगर B इस रास्ते पे जा रहा तो इधर इधर नहीं जा रहा, अगर B इस रास्ते पे जा रहा तो इधर इधर नहीं जा रहा, अगर B इधर इधर नहीं जा रहा मतलब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड होने चाहिए बराबर, अगर B इधर इधर नहीं जा रहा तो मतलब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड होने चाहिए बराबर। अगर ये दोनों कंपाउंड बराबर हैं, अगर ये दोनों कंपाउंड बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं कह सकता हूं 20 cos थीटा बराबर 10 cos थीटा बराबर 1/2, थीटा बराबर 60 डिग्री, क्या मैं बोल सकता हूं बेटा, यस हमारा एंगल आ चुका है 60 डिग्री। भयानक भयानक क्वेश्चन दिख रहा, लेकिन फिर भी कितना आसानी से आंसर आ गया, अगर फिजिक्स पता है तो चुटकियों में आंसर आएगा बेटा, चुटकियों। थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री बेटा, क्लियर है। अगली बात क्या कह रहा है, टाइम बताओ, कितनी देर के बाद कोलिजन होगा, कितने समय के बाद कोलिजन होगा, टाइम बताओ। तो हमने कहा कि B जा रहा इधर कितनी रफ्तार से, 20 sin थीटा की रफ्तार से, B इधर जा रहा किस रफ्तार से, 20 sin थीटा की रफ्तार से, और कितना डिस्टेंस चल रहा, ये चल रहा 30 मीटर, कितना डिस्टेंस चल रहा, ये चल रहा 30 मीटर। तो कितना समय लगेगा बेटा इसको, कितना समय लगेगा, तो समय लगेगा बेटा डिस्टेंस जो कितना है 30 डिवाइड बाय रफ्तार, रफ्तार कितनी है 20 साइन थीटा 60 डिग्री, कितना होता है साइन थीटा, √3/2 होता है। तो √3 सेकेंड इज गोइंग टू बी द आंसर, √3 सेकेंड इज गोइंग टू बी द आंसर, √3 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा, √3 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। इतने समय के बाद ये टकरा जाएगा। समझ में आया, अच्छा लगा तो बेटा ठोको ताली, समझ में आया अच्छा लगा तो बेटा ठोको ताली। ये है बेटा हिडन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी सर खुजा रहे होंगे, कह रहे होंगे सर फील नहीं आ रहा है, सर फील नहीं आ रहा है कि एक के रिस्पेक्ट में बी स्ट्रेट लाइन पर कैसे जा रहा, ये भी प्रोजेक्टाइल फील नहीं आ रहा। हम नहीं मानते फिजिक्स को, थोड़ा फील दिलाओ तो माने, एक फील आना चाहिए, ठीक है। कोशिश करते हैं, कोशिश करना हमारा काम है, आप भी कोशिश करिए, आप भी कोशिश करिए बेटा।
देखो हमने क्या कहा कि ये इसकी रफ्तार इस तरफ कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, यही है ना, और 20 मीटर पर सेकेंड ये है, और एंगल कितना आया बेटा 60 डिग्री का आया, तो 20 cos 60 ये वाला कंपोनेंट हुआ, 20 sin 60 ये वाला कंपोनेंट हुआ, 20 cos 60 होता है बेटा 1/2, मतलब ये कितना हुआ 10 हुआ, इधर भी 10 इधर भी 10। देखो ये और ये तभी टकराएंगे जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे बराबर समय में, और वो तभी होगा जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी बराबर बराबर। आई कि नहीं आई? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस से समझे आप बात। मैंने कहा कि ये और ये आपस में तभी टकराएंगे जब ये दोनों बराबर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे बराबर समय में। बराबर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर समय में तभी ट्रैवल किया जाएगा जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर होगी, और आप देखें तो बराबर आ भी रही 10 and 10। ठीक है, आई बात समझ में यहां तक? ठीक है, इससे क्या हुआ सर जी, इतना तो समझ गए हम। ठीक है, लेकिन इससे पाथ कैसे स्ट्रेट लाइन आया, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। एक और डायग्राम बना ले यहां पर, लीजिए एक और बनाते हैं। दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर है 10, मतलब दोनों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बराबर डिस्टेंस चलने वाले बराबर समय में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि t = 0 पर ये यहां, अगले इंस्टेंट पे 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 ये यहां, और वो कोलाइड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर देखें तो ए के नीचे ही तो बी है, ए के नीचे ही तो बी है, ए के नीचे ही तो बी है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर ए नीचे झुक के देखेगा तो उसको बी दिखाई देगा, वो रहा बी, वो रहा बी, वो रहा बी। ए कभी भी नीचे मुंडी उठा के देखेगा, अपने मुंडी झुका के देखेगा तो उसको बी दिखाई देगा ना। उसे कहेगा बी उसकी तरफ आ रहा है, आगे पीछे नहीं जा रहा है, केवल उसकी तरफ आ रहा है। ए को लेगा, उसके और बी के बीच का डिस्टेंस घट रहा है, उसे कहेगा बी हमेशा उसकी तरफ आ रहा है, हमेशा उसकी तरफ आ रहा है, हमेशा उसकी तरफ आ रहा है। और आते आते टकरा गया। थोड़ा फील तो आया होगा बेटा। है जो फिजिक्स है उसको मानो बेटा, जो फिजिक्स है बेटा उसको मानो 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 मानो। ठीक है, तभी क्वेश्चन बनेंगे जब उसको मानोगे। जानने से काम नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा कि ऐसा होगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ विल द मंकी डाई? मंकी मरा कैसे? ठीक है, मंकी मरा कैसे देखते हैं बच्चा। यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर एक पेड़ है, उसके ऊपर यहां पर एक मंकी है। मंकी पेड़ से लटका हुआ है, मंकी जो है ये पेड़ से लटका हुआ है, ये मंकी की पूंछ है, और ये डाली है, डाली। ठीक है, और मंकी जो है इस तरीके से ये पेड़ से लटका हुआ है यहां पे। ठीक है, ओके जी। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि यहां पर है एक हंटर। ये कौन है बेटा? ये है हंटर, जो हंट करने आया है इस मंकी का, जो हंट करने आया है इस मंकी का। तो इस हंटर ने धनुष बाण लिया और इस मंकी की तरफ पॉइंट किया और तीर को छोड़ दिया, और तीर को छोड़ दिया। अब क्वेश्चन ये है कि मंकी, जैसे ही इसने तीर को छोड़ा, मंकी गिर गया। जैसे ही इसने तीर को छोड़ा, मंकी गिर गया। मंकी फॉल, मंकी फॉल्स, मंकी गिर गया। मंकी गिर रहा है, हवा में नीचे आ रहा है। मंकी गिर रहा है, हवा में नीचे आ रहा है, और जो इसका तीर है अब वो भी धीरे धीरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रहा है।
ठीक है ना, वो भी धीरे धीरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मंकी को तीर लगेगा कि नहीं लगेगा, मंकी तीर खा के मरेगा या जमीन पे गिर के मरेगा, मंकी तीर खा के मरेगा या जमीन पे गिर के मरेगा। बेटा कैसे मरेगा मंकी, गिर के मरेगा कि तीर खा के मरेगा, ये आपको बताना है। पॉज करो, कमेंट्स में लिख दो बेटा क्या आंसर आएगा, कमेंट में लिख दो बेटा क्या आंसर आएगा। मंकी गिर रहा है, तीर चल रहा है, मंकी नीचे आ रहा है, तीर बेंड हो रहा है, पैराबोला में जा रहा है। अब ये तीर मंकी को लगेगा कि नहीं लगेगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना, स्टार्टिंग में इस हंटर ने बिल्कुल इस मंकी की तरफ यहां पर एकदम मंकी की तरफ अपना एरो बना के रखा था, मंकी की तरफ एरो बना के रखा था, एकदम उसकी तरफ पॉइंट करा हुआ था। तो बेटा क्वेश्चन है हाउ विल द मंकी डाई, कैसे मरेगा मंकी, कैसे मरेगा मंकी, गिर के मरेगा कि तीर खा के मरेगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हार्ट अटैक से मर जाएगा। ठीक है ना, तो बड़ा डेडली क्वेश्चन है बेटा, बहुत डेडली क्वेश्चन है। तीर खा के मरेगा कि गिर के मरेगा, ये आपको बताना है बेटा। ठीक है, कमेंट्स करना, कमेंट्स में बातें करेंगे इसके बाद। आइए हम आते हैं थोड़े से एडवांस क्वेश्चन की तरफ। एडवांस क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। ये एडवांस क्वेश्चन हमारे पास है 1994 का। दो पार्ट थे, एक सेंटर मास के ऊपर था लेकिन वो मैंने छोड़ दिया है फिलहाल। मैंने लिया है जो लॉज ऑफ मोशन के ऊपर आपके पास क्वेश्चन था उसको। ठीक है, ये कह रहा है कि हमारे पास दो टावर हैं, एक ए बी है एक सी डी है, एक ए बी है एक सी डी है, इनके बीच में डी डिस्टेंस है। ए बी 20 मीटर का है, देखो बेटा ए बी जो है ये 20 मीटर का है। ठीक है, सी डी जो है ये 30 मीटर का है, बहुत शानदार। ठीक है ना, और एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। साइमल्टेनियसली एक दूसरा ऑब्जेक्ट फेंका गया है सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी से और 60 डिग्री के एंगल पर, मतलब इसकी रफ्तार भी 10 ही है और 60 डिग्री के एंगल पर इसको फेंक दिया गया। अब कह रहा है कि अगर ये रास्ते में कोलाइड करते हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये रास्ते में कोलाइड कर जाते हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है बेटा, चलिए उस पेज पर स्पेस कम था तो एक बार मैं आपके लिए दोबारा से डायग्राम बनाता हूं यहां पर। ठीक, यहां पे कह रहा कि इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है और दूसरे पार्टिकल की रफ्तार इस डायरेक्शन में 60 डिग्री के एंगल पर है और 10 मीटर पर सेकंड की ही रफ्तार है। ये 20 मीटर हाइट है, ये 30 मीटर हाइट है और ये डिस्टेंस हमारे पास डी है। जे एडवांस का क्वेश्चन है 1994 में, जब बहुत भौकाल क्वेश्चन आया करते थे। ठीक है, अब तो फिर भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। हमारा जमाना था जब हम सब्जेक्टिव पेपर देकर आए थे, ठीक है, तो खतरनाक भूगोल क्वेश्चंस आते थे उस टाइम पे, अब तो खैर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। खैर देखते हैं 1994 एडवांस का क्वेश्चन कैसे होगा ये सॉल्व। ठीक है, आप करो पॉज, कॉपी पेन उठाओ, फटाफट सॉल्व करो, दिखाओ कि आपका आंसर क्या आ रहा। ठीक है ना, और फिर आप हमारे सॉल्यूशन के साथ अपना आंसर को करना मैच। ठीक है, तो जब भी दो पार्टिकल्स चलते हैं तो बेहतर होता है क्या कि हम लगा दे रिलेटिव मोशन वा, ठीक है। तो हमने कहा कि ये 10 है, इस 10 के करते हैं दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा नीचे के डायरेक्शन में। ये वाला कंपोनेंट होगा बेटा 10 cos 60, ये होगा बेटा 10 sin 60। 10 sin 60 कितना होता है बेटा √3/2, मतलब कितना हुआ ये 5√3 हुआ। ये कितना हुआ बेटा 10 cos 60 1/2, मतलब कितना हुआ 5 हुआ। ठीक, कंपोनेंट्स करें, अभी कुछ नहीं करा, बस खाली कंपोनेंट्स करें। अब देखो कोलाइड कर रहे हैं ये रास्ते में, कोलाइड कर रहे हैं ये रास्ते में, तो क्या करें, किसी एक के फ्रेम में चले जाओ और दूसरे को देखो, किसी एक के फ्रेम में चले जाओ और बेटा दूसरे को देखो। किसके फ्रेम में जाना चाहोगे, ए के फ्रेम में जाना चाहोगे कि बी के फ्रेम में जाना चाहोगे। ठीक है ना, तो लेट अस गो इन द फ्रेम ऑफ
लेट अस गो इन द फ्रेम ऑफ ए के फ्रेम में चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। ए के फ्रेम में चला जाए। ए के फ्रेम में जाने पर ए अपनी वेलोसिटी को उल्टा कर कर करेगा ऐड बी में। तो ये हमारे पास 5√3 था, ये हमारे पास 5 था, और इसको उल्टा कर कर ऐड किया तो 10 यहां पर हमने ऐड किया, कितना होगा 15 हो गया इस तरफ, मतलब कुल मिला कितना हो गया बेटा ये 15 हो गया। और इनका जो रिजल्टेंट आ रहा वो आ रहा है इस तरीके से कि ये बी ए से आके टकरा रहा है। तो ए ने तो अपने आप को बेटा रेस्ट में मान लिया था, अब बी को ए की तरफ आना था, बी ए की तरफ कब आएगा, जब ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्शन तो चेंज करेगा नहीं, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल है, डायरेक्शन चेंज करेगा नहीं, तो बी हैज टू कम इन दिस डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, Now suppose I call this angle as theta, this will also be theta. ये थीटा तो ये भी थीटा, बात समझ में आई आपको? अच्छा जी, ये था 20, ये पूरा था 30, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20। ये था हमारे पास डी, ये डी ही तो हमें निकालना है, तो हमने कहा कि भैया ये tan थीटा कितना होगा, इस ट्रायंगल से tan थीटा कितना होगा, तो ये होगा परपेंडिकुलर डी एंड बेस कितना है, परपेंडिकुलर 10 और बेस कितना है d। और यहां पर आते हैं तो यहां पर ये वाली साइड क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी, तो कितनी है बेटा 10 है, ये कितनी है इसकी रफ्तार, सॉरी 5√3 है, और बेस कितना है बेटा 15 है, तो बेस आया 15 और परपेंडिकुलर आया कितना 5√3, तो 5√3 डिवाइड बाय 15 हो गया। तो अब देखो ये 5 से ये 3 कटा, तो ये d की वैल्यू हमको मिल रही 10 × 3 डिवाइड बाय √3, तो ये ऊपर √3 हो गया, तो ये 10√3 मीटर हमारा आंसर आ गया, 10√3 मीटर हमारा आंसर। बेटा इस तरीके से ऐसे रहस्यमय क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ऐसे मायावी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, हिडन कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं बेटा आगे। अब कुछ और मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं बस ये दिखाने के लिए कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था और मैंने कहा था बेटा इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट पूछा जाता है। तो वही क्वेश्चन अब आपके सामने मैं लेकर आया हूं कि देखो बेटा 2019 12 अप्रैल शिफ्ट 2 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर हम इतने सारे फॉर्मूले क्यों याद करें इतने सारे फॉर्मूले, लेकिन बेटा जो मैं कह रहा हूं ना कि आपको याद कर लेना चाहिए उसे कर लो। कम से कम जो बेटा मुझे याद है वो तो आपको याद होना ही चाहिए, कंसेप्ट तो की है ही, लेकिन एग्जाम के अंदर कई बारी सोचने का समय नहीं होता है, डेरिवेशन करने का समय नहीं होता है। चीजें टिप्स पे रहेंगी तो टिप्स पे निकलेंगे। देखो कैसे निकलेंगे, क्या कह रहा है, दो पार्टिकल्स हैं, प्रोजेक्ट किए गए हैं सेम पॉइंट से, सेम स्पीड से, स्पीड सेम है, such that they have the same range का मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सेम रेंज का मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर एक को थीटा पे फेंका गया, दूसरे को 90 माइनस थीटा पर फेंका गया, बट डिफरेंट मैक्सिमम हाइट h1 एंड h2। तो अगर थीटा के लिए हमने h1 कह दी तो 90 माइनस h2 मान लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, डायरेक्ट पूछा है, क्या लिखवाया था, r theta equals to 4 under root h theta h90 माइनस थीटा। इन्होंने क्या पूछा आपसे कि क्या रिलेशन है, स्क्वायर कर दो, r स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16 h1 h2, डायरेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, याद रखने हैं फॉर्मूले जो मैंने बताए थे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं बेटा, देखो 2019 12 अप्रैल शिफ्ट 2, ठीक है ना, अलग अलग शिफ्ट में, सेम डे अलग अलग शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए बेटा आपके पास। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड
आर्टिलरी गन विच विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ u, मतलब गन फिक्स है, इनिशियल स्पीड उसकी u फिक्स्ड है, सच दैट इट हिट्स द टारगेट ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम इट, ताकि r डिस्टेंस दूर अपने ग्राउंड को क्या कर ले, हिट कर ले। इफ t1 and t2 आर द वैल्यूज ऑफ द टाइम टेकन टू हिट द टारगेट इन टू पॉसिबल वेज, दो पॉसिबल वेज हैं, टारगेट सेम डायरेक्शन में है, सेम पॉइंट पर है, लेकिन दो पॉसिबल वेज है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है वापस से। और कह रहा एक बार टाइम t1 एक बार टाइम t2, मतलब t थीटा को उसने अगर t1 ले लिया तो t90 माइनस थीटा को उसने t2 ले लिया है। कह रहा है कि रेंज और t1 t2 के प्रोजेक्ट में क्या रिलेशन है। बेटा क्या बताया था आपको कि r थीटा होता है 4 अंडर रूट ऑफ h थीटा h90 माइनस थीटा इक्वल्स टू हाफ gt थीटा t90 माइनस थीटा। अभी तक जिसने नहीं देखा है प्रोजेक्टाइल का सेकंड लेक्चर जाकर देख लो बेटा, जाकर देख लो, ऐसे ऐसे फॉर्मूले करवा रखे हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है मेन के अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये r, ये तो पिछले वाला था, ये देखो t थीटा t90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू g बाई 2 t1 t2 t1 t2 इज इक्वल्स टू 2r बाई g। चुटकियों में आया आंसर 4 नंबर जेब के अंदर। ठीक है बेटा, 4 नंबर जेब के अंदर आएंगे बेटा, 4 नंबर जेब के अंदर फिर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, थोड़ा हटके क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी तक कवर नहीं किया था प्रोजेक्टाइल में। ठीक है, हालांकि कॉन्सेप्ट में देकर आ गया था, क्वेश्चन नहीं उठाया था, इसलिए यहां पर क्वेश्चन उठा रहा हूं, सब चीजों को समअप कर रहा हूं यहां पर। ठीक है ना, सारे हिडन चीजें मैं आपके सामने लाकर रख रहा हूं। ठीक है ना, ताकि कुछ चीज भी आपको ये ना लगे कि सर छूट गई है, सारी चीजें आपके सामने खोल कर रख दी है। ठीक है, अ पार्टिकल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 3i कैप 4j कैप 5k कैप। ठीक है, यहां पर k कैप जो है ये किस डायरेक्शन में है, ये है वर्टिकली अपवर्ड्स। इट्स लाइक कि x ऐसा y ऐसा z ऐसा, x ऐसा y ऐसा z ऐसा, और वेलोसिटी दे रखी है 3i कैप 4j कैप 5k कैप। फाइंड द हाइट अचीव्ड एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द मैक्सिमम हाइट। तो बेटा मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है 2u_y बाय g, 2u_y बाय g। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज इसलिए नहीं होना क्योंकि यहां पे जो वर्टिकल है वो k में है, वो z में है, x और y दोनों हॉरिजॉन्टल है। बेसिकली जो हमने फॉर्मूला लिखा था यहां पर u_y का मतलब क्या था, वर्टिकल। वर्टिकल तो आप चाहो तो उसको 2u वर्टिकल डिवाइड बाय g बोल सकते हो, तो g की वैल्यू 10। वर्टिकल में v कितना या u कितना, 5। वर्टिकल वाला कौन सा है, k वर्टिकल वाला है, क्वेश्चन ने दिया है k वर्टिकल वाला है, ना भी दिया हो तो बाय ऑब्वियस हम k को वर्टिकल लेके चलते हैं। तो ये 5 हमारा वर्टिकल वाला है, तो 5 डालना है आपको वर्टिकल में। 2 × 5 बाय 10 कितना आया, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 1 सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द हाइट, हाइट होता है u_y² बाय 2g। अगेन यहां पर y, इस फॉर्मूले में y का मतलब क्या था, वर्टिकल था। y का मतलब क्या था, वर्टिकल। तो आप बोल सकते हो इट इज u वर्टिकल स्क्वायर बाय 2g, u वर्टिकल स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, तो वर्टिकल कितना है, अगेन 5 है ना, तो 5 स्क्वायर बाय 2g बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये 25 हो गया, नीचे 2 × 10 हो गया, 5 से ये कटेगा, 5 से ये 2 आएगा, 5/4 आ गया, 5/4 मीटर हमारा आंसर आ गया। आर कितना होगा, रेंज कितना होगा, तो देखो रेंज का फॉर्मूला क्या था, 2ux_y बाय g। अब यहां पर uy तो आप समझ चुके होंगे 5 आएगा, लेकिन ux क्या लेंगे, ux क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे 3D में है, तो अब होंगे आप कंफ्यूज। तो आपकी कंफ्यूजन से आपको छुटकारा दिलाने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जो पार्टिकल है ना, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है बेटा 3, इस डायरेक्शन में है बेटा 4, इस डायरेक्शन में है बेटा 5। ठीक,
और प्रोजेक्टाइल इस तरीके से यहां कहीं आकर यहां कहीं में टकराने वाला है। तो बेटा ये जो हमारा कंपोनेंट है ना, ये है वर्टिकल कंपोनेंट, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ना, ये होगा नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बेटा ये होगा कितना, 3 और 4 का रिजल्टेंट कितना आता है, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बेटा, 4 स्क्वायर बेटा, ये 5 ही आता है। तो ux भी मेरा बेटा 5 ही है, 3 और 4 का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। ux भी मेरा 5 है, uy तो 5 है ही, तो 2 ux कितना बेटा 5, uy, y को y मत समझो, y को वर्टिकल समझो, वर्टिकल 5 है, 10 नीचे आया, 5 मीटर आंसर आया। बड़ा खुफिया क्वेश्चन है बेटा, छाट के लेकर आया हूं, ढूंढ कर लेकर आया हूं, छुपी हुई चीजें हैं निकाल कर लेकर आया हूं। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखो, समझो, अच्छा लगे तो ठोको ताली बेटा, अच्छा लगे तो ठोको ताली। बढ़ते हैं आगे। अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, अब ये अगेन एक मैं मेंस का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आपके सामने, 2013 का क्वेश्चन है, जो बताया अभी लगभग उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमने लिया है। ये इसने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, i कैप प्लस 2 j कैप है, वेयर i कैप इज अलोंग ग्राउंड एंड j कैप इज अलोंग वर्टिकल। इस बार y वाला वर्टिकल है, कौन से वाला वर्टिकल होगा वो क्वेश्चन देगा, कौन से वाला वर्टिकल होगा ये क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। तो y वाला वर्टिकल है हमारे पास, तो हम क्या कह रहे, इस बार ux तो 1 है और uy हमारे पास क्या है, 2 है। ये y वर्टिकल है, टेल मी रेंज कितनी होगी, कितनी होगी। तो रेंज होती है 2ux uy/g। अभी बताता हूं कि हम रेंज निकाल क्यों रहे हैं। देखो, इसने पूछा हमसे कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल दो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला बताओ मुझे। फॉर्मूला होता है भाई y = x tan थीटा 1 - x/r। जिसने प्रोजेक्टाइल नहीं देखा है, दोनों लेक्चर प्रोजेक्टाइल के नहीं देखे हैं, वो जाकर जरूर देखे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है y = x tan थीटा 1 - x/r। तो r की वैल्यू पहले निकाल रहे, ये है 2, ux कितना है 1, uy कितना है 2 डिवाइड बाय g। तो ये आया बेटा 2/5, ये आया बेटा 2/5 आ गया, 2/5 इज r। नाउ टेल मी व्हाट इज tan थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा कितना होगा बेटा, tan थीटा कितना होगा। तो हमने कहा कि जब हमने इसको फेंका है, इसकी रफ्तार इस डायरेक्शन में 1 है, इस डायरेक्शन में 2 है, i कैप में 1 है, j कैप में 2 है, i कैप में 1 है, j कैप में 2 है। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा ये एंगल होता है थीटा, ये एंगल होता है थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 2/1 आ रही। तो tan थीटा है 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, x × 2 1 - x/r कितना है 2/5 है, ये 5 ऊपर जाएगा और ये वैल्यू हमें मिलेगी y = 2x 1 - x² 5x/2। ठीक है बेटा। अब यहां से हम चाहें तो ले सकते हैं एक एलसीएम, हम यहां पर एक एलसीएम ले पाएंगे, देखते हैं कितना हमारे पास आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये होगा y = 2x 2 - 5x डिवाइड बाय 2, इस 2 से 2 कटेगा, y की वैल्यू आएगी 2x - 5x²। y = 2x - 5x²। ठीक है, y = 2x - 5x²। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने यहां पर क्या किया बेटा, हमने सबसे पहले यहां पर लिखा ux की वैल्यू 1 है, uy की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू कितनी आएगी 2ux uy/g आएगी। तो 2 ux कितना था हमारे पास 1 था, uy कितना था हमारे पास 2 था, डिवाइड बाय 10। तो यहां से हमने काटा तो 2/5, r की वैल्यू बेटे हमारे पास 2/5। ठीक है, अब tan थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, तो tan थीटा होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 2 है, बेस 1 है, tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, tan थीटा की वैल्यू 2।
ठीक है, अब इसको पुट करेंगे यहां पे y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय आर, y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय आर। तो tan थीटा की वैल्यू बेटा 2 थी और r की वैल्यू कितनी थी बेटा, r की वैल्यू थी बेटा 2/5, 2/5 पुट किया हमने, तो ये 2 ऊपर गया, ये 5 ऊपर गया, तो ये 5x/2 बनेगा। एलसीएम हमने यहां पर लिया तो हमारा आंसर ये आ रहा है 2x माइनस 5x स्क्वायर। y इक्वल्स टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, एक छोटी सी यहां पे है मिस प्रिंटिंग, इट शुड बी 2x माइनस 5x स्क्वायर, टाइपिंग में कुछ एरर है यहां पे। y इक्वल्स टू 2x माइनस 5x स्क्वायर शुड बी दी करेक्ट आंसर। डबल चेक हम कर चुके हैं, दिस इज द आंसर, y इक्वल्स टू 2x माइनस 5x स्क्वायर के बराबर हमारा आंसर बेटा आ गया। ठीक है बेटा, तो ये इस टाइप के आई कैप जे कैप की फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं जो बहुत रेयर हैं, ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छे कोई क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा आपके लिए। बढ़ते हैं आगे, चलिए अब प्रोजेक्टाइल से हटके थोड़ा सा रिलेटिव के बारे में आ रहा हूं, प्रोजेक्टाइल थोड़ा हटके रिलेटिव के बारे में आ रहा हूं, रिलेटिव के बारे में कुछ चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। देखो बढ़िया बढ़िया बातें हम यहां पर करने वाले हैं, तो रिलेटिव के बारे में क्या बातें हम करने वाले हैं देखते हैं, आइए। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, सिंपल सी भाषा में बेटा बात करते हैं। जब दो पार्टिकल्स पास आते हैं तो वो अप्रोच करते हैं, जब दूर जाते हैं तो वो सेपरेट होते हैं। पास आते हैं तो अप्रोच करते हैं, दूर जाते हैं तो सेपरेट करते हैं। जिस रफ्तार से वो पास आ रहे हैं वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिस रफ्तार से वो दूर जा रहे हैं वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। जिस रफ्तार से वो पास आ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिस रफ्तार से वो दूर जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहलाता है। देखो बेटा कैसे लिखेंगे, मान लिया एक ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, ये इधर जा रहा v1 से, ये इधर आ रहा v2 से, तो ये अप्रोच कर रहे हैं, पास में आ रहे हैं, दोनों अप्रोच कर रहे हैं, ये भी अप्रोच कर रहा है, ये भी अप्रोच कर रहा है। ऐसे में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाती है v1 प्लस v2। और इनके बीच में अगर डिस्टेंस r है, इनके बीच में अगर डिस्टेंस r है तो ये घट रहा है। r क्या हो रहा है, समय के साथ घट रहा है, r क्या हो रहा है, समय के साथ घट रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमेशा लिखी जाती है माइनस dr/dt से, माइनस dr/dt से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को लिखते हैं। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिस रेट से r घट रहा है इसलिए इसको क्या लिखा, माइनस dr/dt लिखा, और इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा, v1 प्लस v2i, इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा, v1 प्लस v2i। अब बात करते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, एक और केस यहां पे लेते हैं। मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, लेकिन v1 v2 से बड़ा है। तो बताओ अगर v1 तेज जा रहा है, v1 तेज जा रहा है तो डिस्टेंस कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा ना, तभी डिस्टेंस कम होगा ना, क्योंकि v1 तेज जा रहा है तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। आगे वाला धीरे जा रहा है, पीछे वाला तेज जा रहा है, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या लिखेंगे, तो हम बोलेंगे बेटा v1 तो अप्रोच कर रहा है लेकिन v2 दूर भाग रहा था, इसलिए अप्रोच में से करेंगे माइनस। ठीक है, v2 की वजह से r बढ़ने की कोशिश कर रहा है और v1 की वजह से r घटने की कोशिश कर रहा है, तो नेट r किस रफ्तार से घट रहा है, तो वो घट रहा है v1 माइनस v2 की रफ्तार से, वो घट रहा है v1 माइनस v2 की रफ्तार से, वो घट रहा है। आई बात समझ में, वो घट रहा है v1 माइनस v2 की रफ्तार से। कोई बात क्लियर, ठीक है। तो इस रफ्तार से इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इस रफ्तार से इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब बात करते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की, कि किस रफ्तार से इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, किस रफ्तार से दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस बढ़ रहा होता है, इसको डिफाइन करते हैं प्लस dr/dt। वहां घट रहा था इसलिए माइनस dr/dt, यहां बढ़ रहा था इसलिए dr/dt लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब बढ़ रहा है तो मान लिया ये इधर जा रहा है v1 से, इधर जा रहा है v2 से, दोनों की वजह से बढ़ रहा है ना, दोनों की वजह से बढ़ रहा है ना, इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखी जाएगी v1 प्लस v2, क्योंकि दोनों की वजह से डिस्टेंस बढ़ रहा है इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 प्लस v2 होगी। लेकिन अगर सिचुएशन ये होती कि ये v1 होता और ये v2 होता और v2 v1 से बड़ा होता, v2 v1 से बड़ा होता, तो भी इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा होता, बढ़ रहा होता, तो भी इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा होता, बढ़ रहा होता, क्योंकि आगे वाला तेज भाग रहा है तो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि v2 की वजह से डिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन v1 की वजह से कम हो रहा है,
तो V2 माइनस V1 जो होगा, V2 माइनस V1 जो होगा बेटा, ये होने वाला है आपका क्या, V2 माइनस V1 होने वाला है आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इस वेलोसिटी से ये क्या कर रहे हैं बेटा, सेपरेट कर रहे हैं। इस वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, ये सेपरेट कर रहे हैं। आगे बात समझ में आपको, V2 माइनस V1 इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड V1 प्लस V2 इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन, अप्रोच एंड सेपरेशन। सॉरी, ये दोनों आपकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, सेपरेशन एंड अप्रोच। तो कैसे हम अप्रोच को डिफाइन करते हैं, कैसे हम सेपरेशन को डिफाइन करते हैं, समझ में आ गया। हाँ, अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट हो, दो पार्टिकल्स के बीच में जो अप्रोच हो रहा है उसकी वेलोसिटी समय के साथ बदल ना रही हो, तो अल्टीमेटली उनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 0 और वो टकरा जाएंगे। तो यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, कि इफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कांस्टेंट है, इफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज कांस्टेंट देन तब क्या होगा, देन द टाइम ऑफ मीटिंग इक्वल्स इनिशियल डिस्टेंस d बिटवीन देम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। क्योंकि इस रफ्तार से डिस्टेंस घट रहा है, तो कब डिस्टेंस घटते घटते खत्म हो जाएगा, d बाय वेलोसिटी। अब इसके ऊपर एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया है, HC वर्मा के अंदर है, इरडोव के अंदर है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक, हमने वेलोसिटी अप्रोच और सेपरेशन लिखना सीख लिया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर। बहुत फेमस क्वेश्चन है। 3 particles A and B and C are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बेटा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे ABC। शानदार। तो 3 पार्टिकल्स हमने कहा हमारे पास हैं, एक पार्टिकल यहां बैठा है, ये A है, एक पार्टिकल यहां बैठा है, ये B है, एक पार्टिकल यहां बैठा है, ये C है। कह रहा है t इक्वल टू 0 पर जो साइड है वो आपके पास d के बराबर है। ईच पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v। तीनों पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, जिसकी रफ्तार v है, लेकिन कहे चलते हैं a की वेलोसिटी हमेशा ab की तरफ है, b की हमेशा bc की तरफ है, ठीक है ना, और c की हमेशा ca की तरफ है। ठीक है, मतलब AB लाइन ये है ना, तो A की वेलोसिटी किस तरफ है, AB की तरफ है, ऐसे है। B की वेलोसिटी BC के लॉन्ग है, C की वेलोसिटी CA के लॉन्ग है, ऐसे। कह रहा है कितने समय के बाद ये मीट करेंगे, कितने समय में कोलाइड करेंगे, हमें जानना है। ठीक है, तो देखो कि हो क्या रहा है यार, अगले इंस्टेंट पे क्या होगा, अगले इंस्टेंट पे क्या होगा, ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचेगा, ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचेगा, ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचेगा। अब देखो, अब A तो यहां आ चुका है, B यहां आ चुका है, B यहां आ चुका है, C यहां आ चुका है, C यहां आ चुका है, A यहां आ चुका है। तो अब A की वेलोसिटी किस तरफ थी, A की वेलोसिटी तो हमेशा AB के लॉन्ग थी, ऐसे होगी। B की BC के लॉन्ग थी, C की CA के लॉन्ग थी। तो अगले इंस्टेंट पे क्या होगा बेटा, अगले इंस्टेंट पे A यहां पहुंचेगा, B यहां पहुंचेगा, C यहां पहुंचेगा। ठीक है, AB लाइन ये बन जाएगी, BC लाइन ये बन जाएगी, CA लाइन ये बन जाएगी। आई बात समझ में आपको? ठीक, अच्छा जी, इसका मतलब क्या होगा, अगले इंस्टेंट पे A की वेलोसिटी इस तरफ होगी, B की वेलोसिटी इस तरफ होगी, C की वेलोसिटी इस तरफ होगी। इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, कोई भी पार्टिकल आप चुनते हो तो वो कैसे जा रहा है। अगर मैं इस वाले पार्टिकल की बात करूं, तो ये कुछ ऐसे 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 जाता हुआ, ऐसे जाता हुआ, ऐसे जाता हुआ सेंटर पे जाकर मिलेगा, कुछ ऐसा स्पाइरल सा पाथ बनेगा। इसकी बात करूं तो इसका पाथ भी कुछ ऐसे ही स्पाइरल घूमता घूमता सेंटर पे आके मिलेगा, या सेंट्रॉइड आके मिलेगा, ये भी ऐसे घूमता घूमता मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा कितने समय के बाद ये मिलेंगे, देखने में लग रहा बहुत ही भयानक क्वेश्चन, सॉल्व कैसे करेंगे इसको।
इस भयानक क्वेश्चन के अंदर भी एक बहुत बड़ी खूबसूरती छुपी है। इस भयानक क्वेश्चन के अंदर भी एक बहुत खूबसूरती छुपी है। और वो खूबसूरती क्या है? आप किसी भी इंस्टेंट पे अगर एक ट्रायंगल देखें, इन तीनों पार्टिकल्स को जोड़ें तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही फॉर्म कर रहे होंगे। किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपने इन तीनों पार्टिकल्स को जोड़ दिया तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही फॉर्म कर रहे होंगे। इसकी वेलोसिटी इस तरफ, इसकी वेलोसिटी इस तरफ, इसकी वेलोसिटी इस तरफ v के बराबर ही होगी। अगर मैंने कहा कि ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो ये एंगल 60 डिग्री ही बन रहा होगा। ठीक है ना? अब देखो बेटा, अगर मैं इस v के टुकड़े करता हूं तो एक टुकड़ा इसका इस तरफ आएगा, एक टुकड़ा इस तरफ आएगा। ठीक है ना? एक टुकड़ा इस तरफ आएगा, दूसरा टुकड़ा उस तरफ जाएगा। ये होगा बेटा v cos 60, ये होगा बेटा v sin 60। cos 60 क्या होता है? 1/2 होता है। sin 60 क्या होता है? √3/2 होता है। अब देखो, तो ये वाला कंपोनेंट है ना, ये इस लाइन को घुमाने में मदद करता है, इस लाइन को छोटा बड़ा नहीं करता। इस लाइन को छोटा बड़ा कर रहा है ये दोनों कंपोनेंट। बताइए, ये लाइन छोटी हो रही होगी कि बड़ी हो रही होगी? बी और सी अप्रोच कर रहे होंगे कि दूर जा रहे होंगे? तो बेटा अप्रोच कर रहे होंगे। क्या दोनों अप्रोच कर रहे हैं? हाँ बेटा, दोनों अप्रोच कर रहे हैं। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हियर? यहां पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? तो इसकी वेलोसिटी है बेटा v, इसकी है बेटा v/2, इसकी है v, इसकी है v/2। कुल मिला के कितना आया? 3v/2। मतलब इनके बीच का डिस्टेंस 3v/2 से घट रहा है। हर सेकंड इनके बीच का डिस्टेंस 3v/2 से घट जाता है। हर सेकंड में इनके बीच का डिस्टेंस 3v/2 से घट जाता है। इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है? 3v/2 है। इनके बीच की वेलोसिटी अप्रोच कितनी है? 3v/2 है। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 3/2 है, कितने समय के बाद मिलेंगे? कितने समय के बाद मिलेंगे? तो बताया समय, टाइम, कितने समय के बाद मिलेंगे? इनिशियल डिस्टेंस जो कि d था, किस रफ्तार से कम हो रहा? वो हो रहा 3v/2 से कम हो रहा। ठीक है? 3v/2 से कम हो रहा। तो आंसर आएगा 2d/3v। 2d/3v। देखो कितना मायावी क्वेश्चन है बेटा, कितना मायावी क्वेश्चन है, कितना मायावी क्वेश्चन है। और कैसे हमने सॉल्व कर दिया? विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट। विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन की माया बेटा आपकी सॉल्व हो रही। ठीक है बेटा? इस माया को समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के कॉन्सेप्ट को समझो। ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में बनेंगे बेटा। बेटा अब क्वेश्चन में क्या हेर फेर कर सकते हैं? क्वेश्चन में हेर फेर ये हो सकता है कि आपको ट्रायंगल देने की बजाय स्क्वायर दे देंगे। कहेंगे 4 पार्टिकल हैं, ये जा रहा इधर, ये जा रहा इधर, ये जा रहा इधर, ये जा रहा इधर, ये हमेशा इसकी तरफ, ये हमेशा इसकी तरफ, ये हमेशा इसकी तरफ, ये हमेशा इसकी तरफ, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये है इनके बीच का इनिशियल डिस्टेंस डी, डी, डी एंड डी, और इनकी रफ्तार यू, यू, यू एंड यू। कब मिलेंगे? फाइंड द टाइम ऑफ मीटिंग। कब मिलेंगे बता दो। फाइंड द टाइम ऑफ मीटिंग। कब मिलेंगे बता दो। ठीक है बेटा? कब मिलेंगे बता दो। तो बेटा कमेंट से अपने आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है बेटा? तो अब बात करते हैं बेटा लास्ट क्लास के चैलेंजर की। ठीक है? हमने लास्ट क्लास में चैलेंजर दिया था, ये था प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट इट हिट्स द इंक्लाइंड प्लेन परपेंडिकुलर। ठीक है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, और हम यहां से एक पार्टिकल को कितने एंगल से फेंकें ताकि वो इंक्लाइंड प्लेन पर परपेंडिकुलरली जाकर गिरे, ताकि वो इंक्लाइंड प्लेन पर परपेंडिकुलरली जाकर गिर जाए। तो हम इसको लेते हैं बेटा एक्स एक्सिस, इसको लेते हैं वाई एक्सिस, कंपोनेंट बनाते हैं यू के, ये बनता है यू कॉस अल्फा, ये बनता है यू साइन अल्फा। एक्सेलरेशन के जब टुकड़े किए जाते हैं तो इस तरफ आता है जी साइन थीटा, इस तरफ आता है बेटा जी कॉस थीटा। ठीक है? यहां तक की बात है तो लास्ट लेक्चर में हमने सारी बहुत डिटेल में कर ली थी। अब आगे बात करते हैं। जब ये यहां पे परपेंडिकुलरली टकराएगा तो यहां पर बेटा दो चीज जीरो होंगी।
पहला तो यहां पर 0 होगा बेटा, SY 0 होगा, ठीक है, ये तो मैंने बताया था। दूसरा, यहां पर वेलोसिटी x के परपेंडिकुलर है, मतलब y में आ रही है, x में वेलोसिटी 0 हो रही है, x में वेलोसिटी 0 हो रही है, x में वेलोसिटी 0 हो रही है, ठीक है ना। बस अब इन दोनों को 0 कर हम सॉल्व करते हैं हमारा आंसर। तो हम कह रहे SY इज इक्वल्स टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर एंड VX इज इक्वल्स टू UX प्लस AX इंटू T, ठीक है ना, हम ये लिख सकते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। यहां से हमने SY को 0 पुट कर दिया, यहां से हमने VX को 0 पुट कर दिया। SY को 0 पुट करेंगे, T और T कट जाएगा, यहां से T और T कट जाएगा यहां से। तो अगर हम यहां से T की वैल्यू निकालते हैं दूसरी इक्वेशन से, तो वो आएगी माइनस UX बाय AX, और पहली इक्वेशन से निकालते हैं T की वैल्यू, तो वो आ रही मेरे पास कितनी, माइनस 2 टाइम्स ऑफ UY बाय AY। तो अगर मैंने इन दोनों को बराबर पुट कर दिया तो माइनस और माइनस साइन यहां से कट गया। अब बताओ बेटा मेरे पास UX कितना है, तो UX मेरे पास बेटा है U cos अल्फा। AX कितना है, AX मेरे पास है माइनस G साइन थीटा। UY कितना है बेटा, UY है U साइन अल्फा। AY कितना है बेटा, ये है माइनस G cos थीटा। तो माइनस जी तो कट गया, U और U कट गया। तो बताओ मुझे अल्फा निकालना था ना, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही, tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, ये आ रही है 1/2 cot थीटा, 1/2 cot थीटा। ये हमारा बेटा आंसर आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 1/2 cot थीटा, ठीक है बेटा। इस तरीके से अपना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है ना, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जहां पर आपको इक्वेशंस बनानी पड़ जाती है, तो वो आपके सामने है। कॉन्सेप्ट पूरा पक्का होना चाहिए, क्या चीज 0 मालूम होना चाहिए, ये मालूम है, इक्वेशन बनाएंगे, आंसर धड़ल्ले से निकल कर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड, छोटे छोटे एफर्ट्स डेली करते रहो, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस डेली करते रहो, लेक्चर डेली पढ़ते रहो, और उन सबको कलेक्ट कर करके एक बड़ा रिजल्ट निकलेगा। तो मिलेंगे बेटा इसी थॉट के साथ अगले लेक्चर में। टाटा, सी यू, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।